हेलो दोस्तों, मैथ के इस कॉन्सेप्चुअल क्लास में आप सभी का धमाकेदार रूप से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक ऐसा मेरा सेशन होता है जहां आप लगभग अरिथमेटिक के हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्या यूट्यूब पे ऐसा कोई क्लास है जहां आप एक छोटे से सेशन के माध्यम से आप लगभग अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर के क्वेश्चनों को आप रिविजन करते हैं? ऐसा शायद नहीं है, और ऐसा शायद कोई भी यूट्यूब में कोई भी दोस्तों क्लास नहीं होगा जो BSF, CRPF, SSB, CISF, ट्रेडमैन की क्लास चलाते हो और रिलेवेंट क्वेश्चन को लाते हो। मैं अपनी तारीफ में नहीं कर रहा, जो लोग हमसे पढ़ते हैं, जानते हैं, जो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वे लोग को सारे चीज़ें पता है, ठीक है। तो अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को देखें। क्या मेरा समझाने का स्किल आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? क्या क्वेश्चन रिलेवेंट है कि नहीं? क्या मैं जो बोलता हूँ वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि नहीं? तो दोस्तों एक ऐसा क्लास होने वाली है जहाँ आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम अप्रोच मेथड को भी मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप एग्जाम में फेस करेंगे इन सारे क्वेश्चनों को तो आप एग्जाम में कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। दोस्तों कहते हैं ना कि दूसरों को सोते देख जो आंखें रात भर पड़ती है वही आंखें इतिहास रचते देखती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों टाइम एंड वर्क का, और बोल रहा है कि यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को कर सकते हैं 4 दिन में, और इसी काम को 4 पुरुष और 14 लड़के करते हैं 8 दिन में, ठीक है। अगर काम अगर सेम है तो काम तो बराबर होगा, ठीक है। इसी काम को कर रहे हैं कितने लड़के? तो 4 पुरुष और 14 लड़के मिलकर कर रहे हैं इसी काम को कितने दिन में? तो 8 दिन में कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि मेन और बॉय की कार्य क्षमता का रेशियो होगा क्या? तो हम इसे काट देंगे, ठीक है। 4 से तो 2 बार में कट जाएगा, है ना। अब इसे हम गुना कर देते हैं। तो 12m में से 8m अगर चला गया तो कितना बच गया? 4m चला बच गया, और बराबर में 6 भी इधर है और यहाँ पे 28 भी हो जाएगा। तो 28 भी माइनस 6 भी चल जाएगा तो 22 भी बचेगा। तो हम निकालेंगे अगर हम m और b की कार्य क्षमता, तो ये जो इसकी मान होती है ये दोस्तों रिवर्स हो जाती है। मतलब m का वैल्यू हो जाएगा 2 और b का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, और बच गया जो b का वैल्यू 4, ये हो जाएगा b के नीचे। अब हम इसे काट देते हैं, कितना बार में कटेगा? ये तो 11 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि मेन और बॉय की कार्य क्षमता की अनुपात 11:2 है, और 11:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा हम लोग बिना फिजूल की बात किए हुए सीधा क्वेश्चन पे हम लोग अटैक करेंगे, और बहुत ही कम समय में हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करी, ठीक है। एक निश्चित गति से, उस गति का मुझे पता नहीं है। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता, ठीक है। टोटल अगर मैं डिस्टेंस की मैं बात करूं, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो कितना है मेरे भाई? 96 किलोमीटर है ना। अगर ये बोल रहे कि यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर वो धीमे चलता कितना? लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। मतलब इसका मतलब हुआ कि पहले अगर मान के चलो अगर उस व्यक्ति की अगर स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो अभी कितना होगा? x - 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। और पहले क्या होगा? और पहले चाल कितना होगा? x किलोमीटर। मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से मैं यूं ही मैं इसे उड़ाने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? तो इसे 2 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। तो ज़्यादा समय कितना लगता है मेरे भाई? ज़्यादा समय 2 घंटे का लगता है। मतलब जितना भी जो उसका पहले चाल होगा, अगर हम उस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को अगर कम कर दें तो वो जितना समय में पहले दूरी को तय करता था अब उससे 2 घंटा का अतिरिक्त समय लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? समय निकालने के लिए टोटल दूरी में से चाल को भाग दे देंगे। अब हम किस चाल से भाग देंगे? सबसे पहले छोटा वाला चाल से भाग देंगे तो इसका मान बड़ा आएगा, और अगर हम माइनस कर देंगे इस 96 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर के हिसाब से तो 2 घंटे का समय आ जाएगा। अब ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है
आप इसे नहीं कि आप इसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके पूरा फंस जाओ, आपको ऐसा नहीं करना। देखिए पहला ऑप्शन कितना है 12, अगर हम यहाँ पे 12 डालते हैं तो 12 - 4 बराबर 8, और 8 से दोस्तों 96 कटता है कितना बार में, तो 8 से दोस्तों 96 कटता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 बार में कटता है। यहाँ से 12 × 96, क्या 12 - 8 2 के बराबर आया क्या? नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, तो ऑप्शन नंबर बी 18, अगर हम 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14। क्या 14 से 96 कटता है क्या? नहीं कटता है, ऑप्शन नंबर बी भी गया। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कितना? 16, तो 16 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12, और 12 ठीक कितना हो जाएगा? 96, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16, और फिर 16 से 96 कितना बार में कटेगा? 6 बार में, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। और ये एक ऐसा मात्र ऑप्शन जो बच गया, ऑप्शन नंबर सी, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका इस क्वेश्चन में डाउट होगा कि भाई अगर 2 ऑप्शन अगर ऐसा होता तो 2 ऑप्शन कैसे सेटिस्फाई हो सकता है? भाई नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप आते हैं इसके ऑप्शन नंबर डी में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कितना है? 15। क्या 15 से 96 कटता है क्या? तो नहीं कटता है। तो मेरा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी भी नेगलेक्ट हो गया। मतलब अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 5 से 7 सेकंड में यूं ही आप उड़ा सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को 10% और 8% बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत को ज्ञात करें। अगर इसकी भुजा की लंबाई को बढ़ाया जा रहा है तो फिर क्षेत्रफल में कमी कहाँ क्या होगा? भाई कमी तो नहीं होगा ना। तो जो अब ऑप्शन में दिख रहा है ये इतना % का कमी होगा, सबसे पहले आप उस सारे ऑप्शन को काट दीजिए। तो कमी कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में कमी, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है। जो आपको मेथड समझ में आया आप उसी मेथड को आप अप्लाई कीजिएगा। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10, आप सभी को शायद मालूम होगा 10% इक्वल टू होता है 1/10। मतलब अगर पहले मान के चलिए अगर भुजा 10 था तो अब कितना हो गया? 11। और 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? तो 8/100 बराबर 4 दूनी 8, 4 25 100, मतलब 2/25। मतलब अगर पहले भुजा था 25 तो अब कितना हो जाएगा? 27। हम इन दोनों को ले लेंगे रेशियो, 25 दें कितना होता है? 250, है ना। और यहाँ पर दोस्तों कितना जाएगा? तो 27 से 11 में गुना करने का नियम होता है। सबसे पहले जो लिखा हुआ यूनिट डिजिट आप उससे लिख दें और उसके नेक्स्ट संख्या में जोड़ दें, तो 7 और 2 कितना? 9, और जो ये 2 लिखा हुआ है इसे 2 लिख देंगे। ये होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम। अब ये दोस्तों कितना बढ़ गया है? तो 47 बढ़ गया है। अब परसेंटेज में वृद्धि निकालने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? इस 47 में से 250 को भाग देना पड़ेगा और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% करेंगे, है ना। 25 5 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। 47 दूनी 94/5, हम इसे 2 से गुना कर देते हैं ताकि इसका बेस 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो फिर एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 94 दूनी कितना होता है? 2 चौके 8 और 2 9 18 और बट्टे में 10 बराबर 18.8% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी भुजा को 10% व 8% अगर वृद्धि करते हैं तो, ठीक है। अब मैं इसके दूसरा मेथड में आपको बताता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे सॉल्यूशन करेंगे। जैसे अगर 2 भुजा है, ठीक है, तो आप इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। अगर 2 सक्सेसिव परसेंट है, मतलब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 सक्सेसिव परसेंट है, ठीक है। एक है 10% और एक है दोस्तों 8%। हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर 2 सक्सेसिव परसेंट दिया हुआ है तो इसका फार्मूला होता है +x + y + x × y/100 हो जाएगा। तो पहली बार 10% बढ़ा है, दूसरी बार 8% प्लस 10 गुने 8/100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसे हम काट पीट करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 प्लस 0.8 हो जाएगा बराबर 18.8% की वृद्धि होगा। और 18.8% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको देखना है, अगर इस फार्मूला को आपको यूज तब करना है जब डाटा ईजी दिया गया हो, ठीक है। और अगर डाटा इजी ना दिया गया हो तो आप रेशियो मेथड के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे जो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे करते हैं इरेज और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मार्कर फीका चल रहा है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में ही 4 पेन को बेच देता है ना। एक आदमी 1 रुपया में वो 5 पेन को खरीदता है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक आदमी है 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और बेचता है 4, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा ना। खरीदता ज़्यादा है, बेचता कम है, और जबकि रुपया उतना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इसे यहाँ पे दोस्तों देखिएगा। वो क्या करता है, 1 रुपया में 5 पेन को खरीदता है, ये हो गया सीपी। और एसपी में क्या करता है, वो 1 रुपया में 4 पेन को बेचता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब 1 4 है 4, और एसपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 5 है 5। अगर मैं 5 को ठीक से लिख देता हूँ, अगर सीपी 4 है एसपी 5 है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का। और हम लोग हमेशा प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं सीपी से, और सीपी कितना है 4, और परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100% बराबर 25% का लाभ होगा उस व्यक्ति को, और 25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मेरा इस सेशन में कुछ लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन को लिया हूँ, जो काफ़ी लोग फंसते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ जो सिर्फ ऑप्शन के मदद से ही उसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। बोल रहा है, जैसे देखिए आप, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को ओनली आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्यूशन कर सकते हैं, वरना आप फंस जाएंगे। बोल रहा है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। आप देख लीजिए, चारों के चारों ऑप्शन के अंकों का योग तो 8 है ही। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, और इनमें अगर 36 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के उल्टा हो जाता है। जैसे अगर 36 से मान के चलो तो 36 में क्या हो जाएगा, 63। अगर संख्या है कितना 94, तो कितना 94 से 47, इस तरह से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसे ऑप्शन के मदद से सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पहला वाले ऑप्शन पे। 71 है, दोनों संख्याओं का योग 8 है, इसमें करेंगे 17, जो 36 जब जोड़ेंगे तो क्या 17 आएगा, क्या नहीं आएगा भाई, इसका बेस वैल्यू तो बड़ा हो जाएगा ना। अगर 35 है, 35 में अगर हम लोग 36 जोड़ते हैं तो 71 आ जाएगा, और 71 35 का जस्ट उल्टा नहीं है, 35 का उल्टा क्या हो जाएगा, 53। अगर हम लोग आते हैं 62 पे, तो अगर हम लोग 62 का अगर उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 26, जबकि हमें 62 में 36 को जोड़ना है। अगर 62 में हम लोग 36 को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कम नहीं ज़्यादा ही आएगा। इसलिए हम लोग को ओवरऑल इन सारे ऑप्शनों में हम लोग एक ऐसा ऑप्शन को देखेंगे जिसका मान कम रहेगा, वह इसका जोड़ने पर उसका मान जब मतलब ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, जैसे 26 दिया हुआ है ना, अगर हम 26 में जोड़ते हैं 36, जैसा कि प्रश्न में जोड़ने के लिए कहा गया है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 8 है, और 6 6 12 के 2 आ जाएगा, और 3 2 5 और 1 6। क्या 26 का उल्टा 62 नहीं आ गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 26, ना कि आप इसे 62 लगा के आ जाओ। ठीक है, तो 26 इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी में है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला बस हम लोग वैसा लिख देंगे। लड़कों की संख्या का 15% मतलब 15/100 बराबर लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। जो जो कट रहा है उसे काट देंगे। ये 5 3 15 और 5 20 100, एक आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3b को अगर हम गुणा करेंगे 3 में से क्या आ जाएगा, 9b इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 इंटू जी इंटू 1 इक्वल टू 20g आ जाएगा। तो हम यहाँ पे b और अगर g का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मैंने आपको पहले बताया कि b का वैल्यू 20 हो जाएगा और g का वैल्यू 9 हो जाएगा, तो 20:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस एक लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न था जो परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जल्दी जल्दी हम लोग इस सेशन को खेलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 20 25 30 मिनट की समय नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भाई रील भी देखना होता है। यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मूलधन के 40% के बराबर है, जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे ना कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए उस 40% में आप भाग दे देंगे 8 से। बोलेंगे ऐसे आप कैसे कीजिएगा भाई,
तो मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक से, उसके बाद मैं बताऊँगा इसकी स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, मान के चलिए कि प्रिंसिपल है 100 रुपया, समय कितना दिया हुआ है 8 वर्ष, ब्याज कितना हो रहा है 40%। तो 100 का 40% कितना होता है 40 रुपया ही। तो 40 रुपया का ब्याज कब होगा, जब ये हम 40 को 8 से भाग दे देंगे, मतलब अगर एक वर्ष में 5% का ब्याज लगता हो, अगर ये एक वर्ष में 5% का ब्याज लगता हो, तभी 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कोई राशि अपने मूलधन की 40% हो जाएगी। आप इस चीज को समझो। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये कितने वर्षों में ये अपने मूलधन के बराबर हो जाएगी। तो मूलधन कितना दिया है वो 100। अगर ये एक साल में 5% के बराबर हो रही है, तो 100% के बराबर कब होगा, तो ये कितना गुना है 20 गुना। तो यहाँ भी कर देंगे 20 गुना, तो मतलब 20 वर्ष के बाद ये राशि 5% के हिसाब से अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, मैं जितना धमाकेदार क्वेश्चन लाता हूँ, एक तो ट्रेडमैन के नाम से लोग इतने शानदार क्वेश्चन को लाएंगे ही नहीं, और दूसरी है कि उन लोग इतनी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लगभग हर एक एपिसोड में मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुनते ही डर जाते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जहाँ तो 6 माही तिमाही अगर लग गया तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है, रेट कितना है तो 20% है ना, और दर कितना, मूलधन कितना दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल 10,000 रुपया दिया हुआ है। बोल रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, अर्धवार्षिक मतलब अगर ब्याज को 6 माही के आधार पर 6 माही के आधार पर कैलकुलेट किया जाए, तो 2 वर्ष के बाद, तो समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद ये राशि कितना हो जाएगा टोटल। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोस्तों अगर 6 माही लग रहा है, मतलब एक साल में 2 बार कैलकुलेट किया जा रहा है। अगर एक साल में 2 बार कैलकुलेट किया जा रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए उस 2 को भाग दे देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो मेरा नया, मैं यहाँ पे पेन चेंज करके लिखता हूँ, तो नया रेट कितना आ जाएगा मेरा 20/2 = 10%, और समय को हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब टाइम कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 2 दूनी 4 वर्ष। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 20% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर अगर 6 माही के रूप में अगर कैलकुलेट कर दी जाती है, तो 6 माह के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये 10% के हिसाब से 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा। और मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि भाई आप 10% की 2 वर्ष की सियाई, 3 वर्ष की सियाई और 4 वर्ष की सियाई को आप जरूर से जरूर आप याद कर लेना। 10% की 2 वर्ष की सियाई होती है 21%, 3 वर्ष की होती है 33.1% और 4 वर्ष की होती है 46.41% होती है। ठीक है, तो फाइनल रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई 46.41% हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए मेरे भाई, ये 100 का कितना गुना है, तो ये 100 गुना है ना। ये 100 का, जैसे पहले तो मूलधन तो 100% होगा ना, तो ये 100% का कितना गुना है 10,000, 100 गुना है। अब इसकी ब्याज समेत पूरा परिपक्व राशि कितना हो जाएगा, तो 46.41% प्लस 100% मूलधन इक्वल टू कितना आ जाएगा 146.41%। और ये मूलधन का कितना गुना है, तो मतलब ये 100% का 100 गुना है, तो हम यहाँ भी 100 गुना कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, ये पॉइंट से 2 जीरो तो कट जाएगा, बराबर 14641 रुपीज़, मतलब 14,641 रुपया ये पूरा परिपक्व राशि हो जाने वाली है। ठीक है, तो 14,641 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हुआ क्या मैंने जो इस वैल्यू को कन्वर्ट किया इस चीज़ में मैंने क्यों किया, क्या मैंने आपको समझाने में कामयाब हो पाया या नहीं, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
वरना अगर आप 6 महीने के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने इसके पिछले वाला वीडियो में बताया था कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, मतलब कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें बोल रहा है कि वर्गों के योग का औसत क्या होगा। पहली 10 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, मतलब 1 से लेकर 10 तक का, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका योग निकालेंगे। और इसका योग निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे में 6। और औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होती है हम उतनी में भाग दे देते हैं, तो हम इंटू गुना 10 कर देंगे यहीं पे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब यहाँ पे n क्या हो गया, n सबसे लार्जेस्ट नंबर है। अगर आप इसे दूसरी भाषा में कहें तो n सबसे अंतिम संख्या होगा। तो कितना है, तो 10, और 10 इंटू 10 इंटू 11 हो जाएगा। 10 इंटू 11 इंटू 10 दूने 20 और 1 21 बट्टे में 6 इंटू 10। ठीक है, तो ये 10 से 10 तो कट गया, 3 सते 21, 3 दूना 6 बराबर 77/2। और ऐसा आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो 77/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है। और भी इसका सिंप्लीफाई वर्जन ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन में जहाँ तक ला के छोड़ दिया हम वहीं पे ला के छोड़ देंगे, है ना। अगर ये ऑप्शन में और भी ज़्यादा दोस्तों कैलकुलेट करता तो इसका कि कितना आ जाता है वैल्यू, 38.5% आ जाता है। ठीक है, 38 दूनी 76 और 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1। तो ऑप्शन में बस इसी तरह ला के छोड़ दिया था, हम लोग भी उसी तरह ला के छोड़ देंगे। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, बोल रहा है। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक टैंक में ए और बी 2 प्रवेश नलिकाएं हैं। 2 प्रवेश नलिकाएं का मतलब होता है मेरे भाई कि इसमें 2 पानी भरने वाली नलिकाएं हैं, जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती है। एक निकासी नलिका, निकासी मतलब होता है पानी को निकालने वाला, सी है, जो टंकी को 8 घंटे में पूरा खाली कर देता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक नल जो ए है वो टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, तो 12 घंटे में। दूसरा नल बी है जो टंकी को 8 घंटे में, ये 16 घंटे में है ना, 16 घंटे में भर रहा है। और ये भर रहा है मतलब हम उसके ऊपर प्लस लगा देंगे। और जो सी है एक नली, मतलब एक ऐसा निकास नली है जो पूरे टंकी को 4 घंटे है ना, जो पूरे टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12, 16 और 8 के माध्यम से हम इसके निकाल लेंगे टंकी में टोटल यूनिट ऑफ वाटर। ठीक है, तो 12, 16 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और ये 3 बार में, और ये 6 बार में कटेगा। तो बोल रहा है क्या कि अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, वही बोल रहे हैं ना, यदि सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाती है तो टंकी को कितने समय लगेगा भरने के लिए। ठीक है, तो तीनों नलिकाएं को एक साथ खोली जाती है, मतलब ए और बी भरेगा और सी खाली करेगा। तो टोटल यूनिट ऑफ वाटर कितना निकाल लिए हम यूनिट के माध्यम से, 48। और ये इसकी कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, मतलब ए और बी 4 और 3 7 के क्षमता से भरेंगे और सी अकेले 6 की क्षमता से खाली कर देगा, मतलब ओवरऑल 1 की क्षमता से टंकी भरेगा। तो हम 1 से दे देंगे क्या, भागा बराबर 48 घंटे आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर ए बी और सी तीनों अगर मिल के काम करें तो टोटल 48 घंटा का समय लगेगा जब टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो 48 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर में दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो दूसरों को सोते देख ए रातें रात भर, ए आँखें रात भर पढ़ती है, यही आँखें इतिहास रचते देखती है। तो क्या मैंने जो आपसे पहले कमिटमेंट किया था कि मेरा एक क्लास ऐसा होने वाला है जहाँ लगभग आप अरिथमेटिक के हर एक क्वेश्चनों को आप देखेंगे, क्या ऐसा हो पाया या नहीं, या मैं आपको ऐसे ही मैं बोल दिया।
ठीक है, क्या क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी थे। और मैं जो आपको मैं बोला कि ये क्लास कॉन्सेप्चुअल डेटा पे बेस्ड होती है, क्या ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या मतलब इस पूरे सेशन में आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिला या नहीं, क्या मैंने आपको ऑप्शन से खेलना सिखाया या नहीं। दोस्तों आप लोग का ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता, इसलिए मेरा ये सेशन छोटा होता है। जब से आप लोगों का कमेंट और रिस्पॉन्स जब ज़्यादा आने लगेगा तो ये क्लास में कम से कम पौने घंटा से लेकर 1 घंटा के बीच में मैं लूँगा और आप लोगों की मैथ की और भी ज़्यादा मजबूती मैं दिलाऊंगा, ठीक है। और मैथ में आप तो धुआं धुआं करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।